हे एवरीवन, वेलकम टू यूएक्सआईएस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं पीएबी सिंप्लीफाइड फॉर यूपीएससी सीएससी 2026। देखो, आपको ना इसकी फुल फाइल भी मिल जाएगी। फुल फाइल के लिए ना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाकर भी इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करेंगे। अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की खबरें हैं, हम लोग उन सारी खबरों को कवर अप करेंगे। अब ये खबरें इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर यहां से डायरेक्टली सवाल आते हैं। ठीक है, चलो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे। वी विल बी कवरिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, रिपोर्ट्स, पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट जजमेंट, प्लेसेस इन न्यूज, आईआर, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग, एनवायरमेंट, स्पीसीज, जो भी न्यूज में रही, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ नहीं मिले तो आप इस वाले नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो हमारी फ्री मेंटरशिप, जो हमारा फर्स्ट मेंटरशिप सेशन है ना, वो हम फ्री देते हैं हर बच्चे को। तो आप यहाँ पे आकर ओआरएन के अंदर, ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर आके हम लोगों से मिल सकते हैं। शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। देखो, सबसे पहली खबर हम लोगों को मिलती है दैट होली बुद्धा रेलिक्स ऑफ सारनाथ एक्सपोजिशन टू वियतनाम। ना, यहाँ पर जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो ये है कि नागार्जुना कोंडा वॉज अ प्रोमिनेंट महायान बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, जहां पर 30 से ज्यादा बुद्धिस्ट साइट्स थी। कौन सी जगह? कौन सी जगह? द प्लेस नेम इज नागार्जुना कोंडा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये प्लेस किस किस स्टेट में है, कहां पर है ना? तो आपका सबसे पहला सवाल यही बनता है यूपीएससी में कि विच स्टेट इज दिस प्लेस नागार्जुना कोंडा इज। बताओ 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 बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में डालो ना। आंध्र प्रदेश, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है पलनाडु, वहां पे आपको देखने को मिलता है। एंड बेसिकली इट इज सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड। ये एक आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड है, जो आइलैंड असलियत में कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, जो आइलैंड है वो कहाँ पे है? वो कृष्णा नदी के ऊपर है। एंड दिस इज फॉर्म ड्यू टू नागार्जुना सागर डैम रिजर्वेयर। ठीक, एक टाइगर रिजर्व भी इस जगह से लिंक है, दैट इज नागार्जुना सागर डैम रिजर्वेयर के पास से बना नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक, तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है। जहां पर भी ये नाम आए ना, नागार्जुना कोंडा, आपको तीन चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले यू नीड टू रिमेंबर कि भाई कृष्णा नदी यहाँ से लिंक्ड है। आपको यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए यस इट्स अ बुद्धिस्ट साइट। ठीक, प्लस ये ईस्टर्न घाट वाले रीजन से बिलोंग करती है। ठीक है, तो नागार्जुना कोंडा के अंदर 30 से ज्यादा बुद्धिस्ट साइट्स हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वैसाख 2025। नाउ, जो ये डे ऑफ वैसाख है, ये हम लोगों ने प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स के अंदर भी कवर अप किया था। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता है, जो मेरे पेड बच्चे हैं उनको पता है। हम लोग ऑलरेडी ये डे ऑफ वैसाख को कई बार कवर अप कर चुके हैं। बेसिकली ये जो वैसाख वाला दिन होता है, इसको आज, अरे आज वैसाख वाला दिन भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, वाह। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन को हम लोग डे ऑफ वैसाख कहते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन बुद्धिज्म। हम लोग तीन चीज़ों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी? वी रिप्रेजेंट बर्थ, वी रिप्रेजेंट एनलाइटनमेंट, एंड वी रिप्रेजेंट महापरिनिर्वाण। ठीक है, द डेथ। ऑल थ्री आर बिलीव टू हैव अकर्ड ऑन द सेम डे। माना जाता है ये तीनों चीजें ही एक ही दिन हुई थी। कौन से दिन? पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन मतलब द डे ऑफ फुल मून। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन नंबर था 1999 के अंदर, इट इज ऑल्सो मार्किंग बुद्धास बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाण। 100 से ज्यादा देश इसको सेलिब्रेट करते हैं। और पिछले साल का थीम था बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यहां पर बुद्धिज्म को वर्ल्ड पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लिंक किया गया। आपके लिए एक छोटा सवाल है, आपको सर्च करना है कि 2026 का जो डे ऑफ वैसाख है,
उसका थीम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। अभी रोको वीडियो को, सर्च करो, नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। तो कौन होस्ट करता है ये जो डे ऑफ वैसाख है और बाकी सारी चीजें, कौन होस्ट करता है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। कौन होस्ट करता है? इट इज होस्टेड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी चाहे तो यहां से भी आपके लिए एक सवाल फ्रेम कर सकती है, ठीक। इट्स अ अम्ब्रेला बॉडी। कैसी बॉडी है? इट्स अ अम्ब्रेला बॉडी। अम्ब्रेला मतलब होता है एक ही छत के नीचे जब बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, 2012 में बनाई गई थी। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और बुद्धिस्ट वैल्यूज को प्रमोट कराने की पूरी मुहिम जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, ठीक है। चलो, इसके साथ साथ यहाँ पर ना अजंता केव्स के कुछ मुराल्स हैं, उनको भी डिजिटली रिस्टोर किया गया है। Clear everyone? So Global Buddhist Connect it reinforces India's role as a land of Buddha and custodian of relics. It promotes the idea of shared Buddhist heritage under India's cultural outreach strategy और इंडिया और वियतनाम की टाइज को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। न्यूज में क्या था? दैट होली बुद्धा रेलिक्स ऑफ सारनाथ एक्सपोजिशन टू वियतनाम। आ जाओ, देखो भाई, वक्फ को लेकर अमेंडमेंट बिल आया था 2025 के अंदर, आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पे मेजरली जो क्लैरिफिकेशन आया वो ये आया है कि दैट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ और जो डिस्प्यूट है वो कलेक्टर हैंडल करेंगे। कौन हैंडल करेंगे? आपके जो कलेक्टर होंगे वो हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई कि भाई जो पहले पावर्स वक्फ बोर्ड के पास थी उसकी जगह अब रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास पावर आ गई, ठीक है, कलेक्टर्स के पास पावर आ गई। फिर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ बदलाव किए गए। वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन था वो थोड़ा और चेंज किया गया, ठीक है। मेजरली जो अपील्स है इट इज अलाउड इन हाई कोर्ट विद इन 90 डेज एंड सीएजी जो है अपना कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ही इज ऑल्सो द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि इन सारी की सारी चीजों को ऑपरेट करेगा, ठीक है। खास बात क्या हुई कि नॉन मुस्लिम्स और विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी वक्फ बोर्ड में जगह मिलने लगी। आ जाओ, देखो यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर देयर कैन बी अ प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन फॉर यू, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये निकालेगा कौन? इट्स अ कंपोजिट इंडेक्स और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही निकालती है, ठीक है। मेंस में भी ये काम आता है। इसमें हम लोग जो ग्राम पंचायत है उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोग्रेस, इन दोनों चीजों को मेजर करते हैं कि भाई ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो कैसी चल रही है, एट विलेज लेवल डेटा ड्रिवन प्लानिंग आपकी कैसी चल रही है। तो इसमें ना पंचायत को दे हैव डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन से? परफॉर्मर्स, एस्पिरेंट्स, बिगिनर्स और अचीवर्स। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। पंचायत को इन्होंने डिवाइड कर दिया। यहां पे इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी, एसडीजीज के साथ भी इस पूरी रिपोर्ट को लिंक किया जाता है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं है, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये बहुत सारे फैक्टर्स को कवर करती है। दे कवर द फैक्टर ऑफ हेल्थ, दे कवर द फैक्टर ऑफ एजुकेशन, दे कवर द फैक्टर ऑफ सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल जस्टिस, ठीक। ये सब चीजों को कवर करते हैं। इसके साथ साथ टॉप परफॉर्मेंस जो रही वो रही गुजरात की, है ना। हाईएस्ट फ्रंट रनर जीपीस, ठीक, मोस्ट परफॉर्मेंस जीपीस किसके रहे? गुजरात के रहे, ठीक है। और बहुत अंडर परफॉर्मेंस रही बिहार की, छत्तीसगढ़ की और अपने आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इज ये एविडेंस बेस्ड प्लानिंग में मदद करता है। इट हेल्प्स इन रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन एंड दी गैप आइडेंटिफिकेशन। चलो मूविंग ऑन। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने ना क्या किया, भारत सरकार ने, इन्होंने पोर्टल भी क्रिएट कर दिया, पाई पोर्टल करके, जिसके ऊपर रियल टाइम डेटा आता रहता है कि भाई पंचायत की परफॉर्मेंस
कैसी चली और कैसी नहीं चली। अगली न्यूज आपको देखने को मिलती है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन कैंपेन। ये कैंपेन चलाई गई मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, ठीक। बेसिकली जो पोषण पखवाड़ा होता है अपना, ठीक, पोषण पखवाड़ा की जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। पखवाड़ा का मतलब होता है हम लोग 2 वीक का नेशनल वाइड एक कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, दैट इज टू अंडर दी पोषण अभियान। ये खुद किसके अंडर आता है? ये खुद पोषण अभियान के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे देश के न्यूट्रिशन आउटकम है उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, डाइट, एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, बिहेवियरल चेंज, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो थीम आया शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। टैगलाइन वाज पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। ठीक है, फोकस एरिया थे कि भाई किसी भी बच्चे के जो पहले के 1000 दिन होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए पोषण ट्रैकर और बाकी सारी चीजें बनाई गई। क्लियर एवरीवन? मोर देन इनफ है। कुछ चीजों को ना बस अपने दिमाग में रखने के लिए कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, हम लोगों को थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा। आ जाओ दोस्तों, आधार को रिलेटेड काफी ज्यादा खबर हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, नाउ आधार इज फॉर डिजिटल पुश। ठीक, बट आधार कार्ड से रिलेटेड अगर आपके लिए बाय एनी हाउ बाय एनी चांस अगर आपको कोई भी सवाल देखने को मिलता है तो आप उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें याद रखोगे। क्या? कि आधार जो है वो 12 डिजिट का आइडेंटिटी नंबर होता है। ठीक, इशूड बाय UIDAI। ठीक है, लीगल बैकिंग के बारे में बात करें तो देयर इज एन एक्ट जो 2016 में आया था, 2016 में आया था। ठीक है, वन ऑफ द फैक्ट इज आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है। ठीक, क्लियर? ये चीज आपको याद रखना, इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। होम मिनिस्ट्री इसको इशू नहीं करती है। जो UIDAI है ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम इशू करती है, नहीं, UIDAI खुद मीटी के अंदर काम करता है। ठीक है, एक और चीज, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग। वो हर एक चीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर बोला कि आधार इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीथिंग। हाँ, कुछ चीजों के लिए जरूरी है, कुछ चीजों जिन चीजों के लिए जरूरी है वो चीज ठीक है, चलो वो तो लीगली वैलिड है। ठीक है, जैसे क्लास हो गई, बाकी सारी चीजें हो गई। ठीक, ठीक, क्लियर? वो वाली चीज। कूल, कूल, चलो चलो मूविंग ऑन। प्लास्टिक पार्क स्कीम इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं अब उनको स्पेसिफिकली डेडिकेट किया जा रहा है फॉर प्लास्टिक रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फॉर प्लास्टिक रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्लस्टर मॉडल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, प्लास्टिक रिलेटेड इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग भी होगी, रिसाइकलिंग भी होगी, R&D भी होगी और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसको पेट्रोकेमिकल्स की स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है प्लास्टिक पार्क्स को। गवर्नमेंट ग्रांट्स अप टू 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, बैलेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड SPVs,
स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया जिससे कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया जा सके। 2025 में एज ऑफ नाउ 10 प्लास्टिक पार्क्स को अप्रूव किया गया। ठीक है, ये उनकी लिस्ट है। ठीक, और गवर्नमेंट और भी चीज़ें बना रही है, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गई, ये भी प्लास्टिक्स को देखकर ही, प्लास्टिक को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है दी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, इसका मतलब क्या है? वट डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट? कंसेप्ट का मतलब ये है, इट्स एन एनवायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच जहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट की पूरी साइकिल के लिए, पूरी की पूरी साइकिल के लिए प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल। पूरी लाइफस्टाइल के लिए प्रोड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल। स्पेसिफिकली पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट मैनेजमेंट के पर्पस के, फॉर पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट मैनेजमेंट पर्पस। क्लियर ना? इसको इंप्लीमेंट किया जाता है एक तो प्लास्टिक वेस्ट रूल्स के अंदर, रूल्स तो एक अपने प्लास्टिक वेस्ट वाले आएंगे, और इसके साथ साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वाले जो रूल्स हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। और इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी है सीपीसीबी की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। यहां पे मेजर जिम्मेदारी रहती है, सीपीसीबी इन सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यू प्रोड्यूस इट, यू मैनेज इट्स वेस्ट ऑल्सो। तुम प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका वेस्ट भी तुम ही मैनेज करोगे, कोई और आके मैनेज नहीं करे। ठीक है, तो जो इवन जो ब्रांड ओनर्स है ना, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहती है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, फिर हमारे देश में दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन किया गया। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का कहने का मतलब यही है कि जो पूरी की पूरी साइकिल है प्रोडक्ट की वो आप ही कंट्रोल करोगे। क्लियर एवरीवन? दोस्तों 2022 में वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग आई थी, भारत 12th नंबर पे आता है इन ग्लोबल प्लास्टिक एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो प्लास्टिक के ऊपर हमको ध्यान देना है। आ जाओ, तो देश में कैंपेन चलाई गई, देश में कैंपेन चलाई गई, नेशनल जीरो मीजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। ठीक है, इसमें बोला गया कि भाई देखो, जो 2 डोजेस होती हैं मीजल्स रुबेला वैक्सीन की, प्रोवाइड्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन, तो कवरेज 95% से ज्यादा होना चाहिए। तो वैक्सीनेशन के ऊपर यहां पर थोड़ा सा फोर्स किया गया। पहली चीज जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट मीजल्स एंड रुबेला। ठीक, इसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी चीज। देखो, मीजल्स और रुबेला, बेसिकली मीजल्स ज्यादा सीवियर होती है और कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया और बाकी सारी चीजें भी हो सकती हैं। ये भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट रुबेला, रुबेला इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन। ठीक, इट्स ऑल्सो अ वायरल इन्फेक्शन। इन दोनों की एक ही सिंगल एमआर वैक्सीन दी जाती है, एज वेल एज हमारा एम है इन दोनों को एलिमिनेट करना। ठीक है, हमारे देश का जो यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये उसके अंदर भी कवर्ड है। याद रखना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी मीजल्स और रुबेला कवर्ड है। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर काम कर रही है। जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है। ठीक, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 12 वीपीडीज। ठीक, जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के ऊपर फोकस करता है। इसके अंदर फ्री वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, और अभी से ही नहीं, ये 1985 से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। दिस इज एक्सपेंडेड ओवर टाइम विद न्यू वैक्सीन्स। ठीक, बट ये 1985 से चल रहा है। यहाँ पे जो वैक्सीन्स कवर्ड हैं वो हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डिप्थेरिया,
पर्ट्यूसिस, ठीक है, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, रूबेला, रोटावायरस और जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस। क्लियर? तो ये सब कवर्ड है। आ जाओ, बेहतरीन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत से लेकर यूरोप तक हम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, और इसका जो कंसेप्ट है ना, वो हम लोगों ने मॉडर्न डे सिल्क रूट से लिया है। यहाँ पे आपको पॉज करके ना सबसे पहले गूगल पे जाके इसको सर्च करना है और इसकी ना एक बारी इमेज देखनी है। इमेज देखने के बाद ना आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू विल गेट एवरीथिंग ऑन योर हेड कि ये क्या है, कैसे काम करता है। देखो, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इट्स अ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कैसा है? इट्स अ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज नहीं है, यहाँ पे हम लोग रोड के साथ साथ शिप, हाईवेज, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स हैं, सारे के सारे मीडियम्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर जो ट्रैवल रूट्स हैं वो तो है ही, जो लॉजिस्टिक रूट्स हैं वो तो है ही, हम इसी के अंदर डिजिटल और एनर्जी हाईवे भी क्रिएट कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ डिजिटल एंड अ एनर्जी हाईवे, वो भी इसी का ही पार्ट है, उसको भी इसी के ही अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो G20 समिट के अंदर हुई थी 2023 के अंदर, तब से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इंडिया, द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर Saudi Arabia, UAE, Israel, Jordan, Italy, European Union, France, Germany, and United States of America. The things to be remember is United States of America is a participating country in the India Middle East Economic Corridor. और ये इंडिया की एक्ट वेस्ट पॉलिसी और इथोस ऑफ वासुदेव कुटुंबकम से भी अलाइन करता है। ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो गैप है ये उसको ब्रिज कर देगा। कनेक्टिविटी फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, फ्रॉम गल्फ टू सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप, ठीक। इसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट अपनी कम हो जाएगी। बट करेंटली जो इसराइल पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है, ईरान का इशू चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है हमारा स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट हैव बीन स्लो डाउन। आ जाओ दोस्तों, एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है इनियोकॉस। एक्सरसाइज नेम इज इनियोकॉस। ये जो एक्सरसाइज है इसको होस्ट कर रहा है हेलेनिक एयरफोर्स, मतलब ग्रीस की एयरफोर्स, ठीक। ग्रीस की एयरफोर्स इसको होस्ट कर रही है। नाम क्या है? इनियोकॉस। इनियोकॉस, ठीक। इट्स अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, सिंगल नेशन नहीं है। इट इज अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय हेलेनिक एयरफोर्स। ये नाम याद रखना, ग्रीस की जगह अगर हेलेनिक याद आ जाए तो याद होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। इंडिया भी गया था पार्टिसिपेट करने, ठीक है, इंडिया भी गया था पार्टिसिपेट करने। और इंडिया अपना Su-30 MKI को लेकर गया था, ठीक है, इसे भारत लेकर गया था। क्लियर? चलो मूविंग ऑन। ऑपरेशन ब्रह्म, ऑपरेशन ब्रह्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल यूपीएससी इस तरीके से सवाल पूछ लेती है, दैट व्हाट इज ऑपरेशन ब्रह्म, ठीक। इसे ब्रह्म नहीं, इसे ब्रह्मा बोलेंगे, ब्रह्मा बोलेंगे। ब्रह्म इज BRAHM, इज ब्रह्मा। इट्स अ HADR इनिशिएटिव। HADR का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। हमें कहीं पर कोई क्राइसिस हो जाते हैं, हमें मदद करनी है, मतलब मदद मदद के लिए होता है ये पूरा इनिशिएटिव। कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो या कोई और चीज़ हो गई हो उस समय पर, ठीक है।
तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको कंडक्ट किया था, इस पूरे इनिशिएटिव को मतलब लीड किया था, बट नेवी और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी भी इसका पार्ट थे। एंड दिस इज सपोर्टेड बाय आर डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी इसको कर रहा था। इसमें मेजर मकसद क्या होता है कि हम लोग एमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करें। बट कहाँ के लिए था ये? दिस वाज फॉर म्यांमार, ठीक है। म्यांमार और थाईलैंड में ना पिछले साल एक बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था, ठीक है, टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है, लिखा है ना कि इट इज सपोर्टेड बाय ऑल ऑफ दी थिंग्स एज वेल एज एनडीआरएफ। क्लियर एवरीवन? देखो भारत पता है क्या करता है, मेंस में छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं कि इंडिया का मेजर रोल क्या है, हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना चाहते हैं एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में। तो मतलब कहीं पे अगर ज़रूरत है तो भी हम सबसे आगे खड़े हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अलाइनिंग विद योर सागर डॉक्ट्राइन। और भाई इससे गुडविल और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी तो डेफिनेटली डेवलप होती ही है। कूल। चलो दोस्तों, ये फटाफट इसको और स्क्रीनशॉट ले लो या कैसे ही करके इसको नोट डाउन कर लो। ऑपरेशन सहायता मोजाम्बिक के लिए हुई थी, ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड 19 का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। इस छोटी सी चीज़ को याद रखना, काम आएगी, ठीक। इसके साथ साथ आईएमएफ ने बोला था कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ठीक। अभी ऑल दो आईएमएफ ने हम लोगों को थोड़ा सा नीचे गिरा दिया है ना रिसेंट अपडेट में, बट उस समय उन्होंने बोला था कि है हम लोग, वैसे तो मेरे हिसाब से भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो ग्लोबली जिस तरीके का इम्पैक्ट चल रहा है ना, जब कहीं पर भी किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े होते हैं, वॉर होती हैं, राइट्स होते हैं, तो अगर हम उस समय को देखकर बाकी सारी चीज़ें कंपेयर करें तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है, वो चीज़ थोड़ी मतलब बेटर नहीं होती है। क्लियर? क्लियर? चलो आ जाओ। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट का नाम था अनलॉकिंग $25 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन इंडियाज हैंड एंड पावर टूल सेक्टर। हैंड टूल का मतलब होता है वो टूल्स जिसको आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हो, जैसे आपके हैमर्स हो गए, जैसे आपके स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, दे आर नोन एज योर हैंड टूल्स। पावर टूल्स आर इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली पावर्ड, दे आर इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली पावर्ड, ठीक है। तो इंडिया का विजन यही है कि हम लोग इसका एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ठीक। मार्केट शेयर 25% हैंड टूल्स का है, 10% पावर टूल्स का है। हमें इसे मेक इन इंडिया के साथ लिंक करना है और वर्ल्ड क्लास चीज़ें इससे क्रिएट करनी है, ठीक। इंडिया ऑल्सो रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट्स इनलैंड वाटरवेज के अंदर, ये भी भारत ने किया, ठीक। अब इसके ना भारत की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे जल वाहक स्कीम 2024, ठीक। वी हैव अ गवर्नमेंट स्कीम नोन एज जल वाहक स्कीम। इस स्कीम का मेजर पर्पस क्या है? मेजर पर्पस है कि जो कार्गो मूवमेंट्स हैं वो हम हमारे देश के जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी मदद से प्रमोट करें। जो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं हम उनकी मदद से करें, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज के लिए वी हैव IWAI, क्लियर? वी हैव इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो IWAI है ये हमारे देश की शिपिंग और नेविगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अभी की नहीं है, पुरानी हो गई है, ठीक है, 1986 की इस्टेब्लिश्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स वगैरह के अंदर काम करती है। इवन हमारे जो नेशनल वाटरवेज हैं उनके डेवलपमेंट का भी काम, ठीक, इसी का ही है। आपको पता है टोटल नेशनल वाटरवे जो इंडिया में डिक्लेयर्ड हैं वो कितने हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में डालो पॉज करके अगर आपको पता है तो। टोटल नेशनल वाटरवेज कितने हैं?
बताओ, बोलो। 1 1 एंड 1, 1 1 एंड 1, 111। कंफ्यूजन में ये मत रहना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज ऑन दिस। वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग वाली, ये उसके अंदर चीजें कवर अप होती है, ठीक है। छोटी चीजें हैं, याद रखना। आ जाओ, डीआरडीओ ने ना पिछले साल स्क्रैम जेट इंजन का एक माइलस्टोन अचीव किया। दे अचीव्ड अ माइलस्टोन इन दी स्क्रैम जेट इंजन, ठीक। अब सवाल आता है कि भाई व्हाट आर दीज स्क्रैम जेट इंजन। देखो, अब इसको रुको, छोटा कर लेते हैं। यहां देखो, हम लोग ना एयर ब्रीथिंग इंजन कवर करते हैं एज अ टॉपिक। आपने पढ़े होंगे, आपने साइंस एंड टेक में भी पढ़ा होगा, और ये करंट अफेयर्स में भी आता है, एयर ब्रीथिंग इंजन्स, ठीक है। देर आर वेरियस एयर ब्रीथिंग इंजन्स, ठीक। अब नाम नाम समझो, नाम एयर ब्रीथिंग इंजन्स, वो इंजन जो कि एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इसका मतलब वो एयर को अंदर ले रहे हैं, उसकी मदद से जो भी प्रोपेलेंट, जो भी फ्यूल आप उसके अंदर डाल रहे हो, वो उसको बर्न कर रहे हैं। अब एयर कौन सी लेंगे? एयर इनको चाहिए ऑक्सीजन, जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए वैसे इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जो फ्यूल ये कैरी करते हैं, इस इंजन के अंदर जो फ्यूल होता है उसको बर्न कराने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है, दे आर नॉट कैरिंग इट, उस ऑक्सीजन का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे टर्बोजेट इंजन है, ये एयर ब्रीथिंग इंजन है। टर्बो फैन इंजन है, ये एयर ब्रीथिंग इंजन है। और यहां पे फिर हम लोग लेकर आए एक रामजेट इंजन। रामजेट्स कोई कंप्रेसर नहीं है, कोई टर्बाइन नहीं है, खास बात यह है कि ये हाई स्पीड में भी वर्क करते थे। हाई स्पीड मतलब जो सुपरसोनिक स्पीड है, वहां पर भी ये काम करते थे। तो जो फॉरवर्ड मोशन था, फॉरवर्ड मोशन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं टू कंप्रेस दी एयर। हाँ, बट एक इसमें नेगेटिव रहता है ये कि ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, मतलब स्टॉप मोड से स्टार्ट नहीं कर सकते। पैरेलली बात करें स्क्रैम जेट इंजन की, ठीक, वी टॉक अबाउट द स्क्रैम जेट इंजन, इट इज द एडवांसर वर्जन ऑफ रामजेट इंजन। खास बात यह है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड में भी काम कर सकता है। हाइपरसोनिक मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड मोर देन मैक 5, ठीक, उस पर भी काम कर सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, डीआरडीओ के इंजन ने स्क्रैमजेट के अंदर एक माइलस्टोन अचीव किया। माइलस्टोन इज एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कंबस्टर टेस्टेड फॉर मोर देन 1000 सेकेंड्स एट हैदराबाद। पहले 120 सेकेंड का टेस्ट हुआ था, अब ये 1000 सेकेंड का टेस्ट हुआ है। 1000 सेकेंड का, याद रखना, इट्स अ एयर ब्रीथिंग इंजन, मैक 5 प्लस, मतलब हाइपरसोनिक स्पीड पर भी ये बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन। क्लियर एवरीवन? हाँ, ठीक है। इट्स अ कॉर्नरस्टोन फॉर इंडियाज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आल्सो। क्लियर? चलो मूविंग ऑन। एक प्रोग्राम आया, एक प्लेटफॉर्म आया, उसका नाम है क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म। देयर इज अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्यू शील्ड प्लेटफॉर्म। इसको क्यूनो लैब्स ने डेवलप किया है, आईआईटी मद्रास के अंदर इसको डाला है। इट इज सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हमारे देश के जो नेशनल क्वांटम मिशन है ये उसके अंदर का बने। इसके अंदर ना इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज क्रिएट करी हैं, जैसे आर्मोस, ट्रोपोस, क्यूएचएसएम और पीक्यूसी, ना क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। रैंडम नंबर जनरेशन के लिए बनाया है, हार्डवेयर बेसिस बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, किस फील्ड में? क्वांटम वाली चीज में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, क्योंकि इंडिया इंडिजीनियस क्वांटम साइबर सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोग, हमारा जो नेशनल क्वांटम मिशन है, ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन, वो भी
हमारे देश को बोलते हैं ना सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक, वी नीड टू स्केल अप ऑफ आर क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसका जो ड्यूरेशन है नेशनल क्वांटम मिशन का, वो 2023 से लेकर 2031 तक का है। ठीक, दिस इज द मिशन। की टारगेट्स ये है कि हम लोग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर लें, थीमेटिक हब्स अचीव कर लें, क्रिप्टोग्राफी अचीव कर लें, और क्वांटम की वजह से तो ड्रग डिलीवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्या क्या नहीं कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नेशनल क्वांटम मिशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? एक बार नेशनल क्वांटम मिशन को ध्यान से पढ़ना, कवर करना और रिवाइज करना। क्लियर? चलो आ जाओ। क्लियर? चलो, ग्लोबल कमिटमेंट्स के बारे में अगर हम लोग देखें, इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल कमिटमेंट्स, तो कॉप नंबर 26 2021 के अंदर हम लोगों ने बोला था कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030, नेट जीरो बाय 2070। पेरिस एग्रीमेंट एनडीसीज 50% ऑफ पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030, ये अपडेटेड टारगेट था, ये वाला अपडेटेड टारगेट है। स्ट्रेटेजिक विजन यही है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हम लोग 2030 तक अचीव कर लें। And it aligns with the Panch Amrit goals and Maritime Amrit Kal vision of 2047. Clear everyone? चलो, moving on. INS कौदिन्य, INS कौदिन्य, ठीक। सो पहले तो देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन INS और INSV। यहाँ पे जैसे ये वर्ड यूज हुआ है INSV, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। INS is the Indian naval ship and INSV is that it is a sailing vessel। तो ये छोटे छोटे जो ये चीज़ें जो आगे होती है ना, ये भी कभी कभार काम आ जाती है यूपीएससी में, बोलते हैं ना क्रैक करने के लिए। ठीक, क्रैक करने के लिए। तो INS कौदिन्य मतलब इसको इंडक्ट किया गया है। ठीक है, ये एक स्टेज्ड सेल शिप है, इट्स अ स्टेज सेल शिप। खास बात ये है, ये उसी हिसाब से मॉडल की गई है जैसे अजंता केव्स के अंदर मुराल्स में शिप दिखाई गई है ना। जैसे हमारी शिप्स को अजंता केव्स के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, उसी चीज को हम लोगों ने मॉडल बेसिस पे किया गया है। ये एक एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्निक की मदद से बनाई गई है। दिस इज बिल्ड विद एंशिएंट shipbuilding technique and cultural heritage preservation। चलो बताओ, what is the ancient shipbuilding technique used in INSV कौदिन्य? हाँ जी, बताओ कौन सी शिपबिल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? इस टेक्निक को बोलते हैं स्टेज्ड शिप टेक्निक। ठीक, और इसको हम लोग मतलब अगर इसको बोलते हैं ना, इसको इंडियन नेम अगर इसको बोले तो ट्रेडिशनली इसको सीन प्लैंक बोट बिल्डिंग भी कहते हैं, सीन बोट भी कहते हैं। कोस्टल इंडिया में इट इज ऑफन लिंक्ड विद कॉयर स्टिच्ड टेक्निक। ठीक है, स्टिचिंग से बनाई गई। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे ना नेल का इस्तेमाल नहीं है। ये जो कौंडिन्य है, ये कौन थे? ही वॉज अ लेजेंडरी इंडियन सेलर एंड सेज। माना जाता है दैट ही वॉयज टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, credited for founding Funan Kingdom, Cambodia. She married Queen Soma, symbolizing India's Southeast Asia cultural fusion. And he also represents early maritime trade, navigation skill and cultural exchange. Clear everyone? इस प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी और हुदी इनोवेशंस ने साथ में मिलकर काम किया है हमारे देश की शिप बिल्डिंग लीगेसी को वापस से रिवाइव करने के लिए। ठीक है, शिप बिल्डिंग लीगेसी को रिवाइव करने के लिए। ठीक, इसके अंदर वुडन प्लैंक्स, कॉयर रोप्स, कोकोनट फाइबर और नेचुरल रीजन्स का इस्तेमाल किया गया। कल्चरल सिंबल्स बात करें तो जो सेल्स हैं, इस सन मोटिव्स यहाँ पे लगाए गए हैं,
जो डेक है वो हरप्पन स्टाइल स्टोन एंकर रिप्रेजेंट करता है। फीचर्स में आपको यहाँ पे डबल हेडेड बर्ड देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और सिम्हा है, लायन लाइक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? छोटी सी चीज़ है, याद रखना, कभी भी आपके लिए सवाल बन सकता है। इंडिया, अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसने 3 नए इनिशिएटिव्स, 3 न्यू इनिशिएटिव्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए। इलेक्ट्रॉनिक असेस टू डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा, रीडिज़ाइन वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और स्टैंडर्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर BLO। 3 चीज़ आई थी, डायरेक्टली नहीं आएगा इससे आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों मिजोरम ने, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर योर एग्जामिनेशन, मिजोरम हैव अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी। फुल फंक्शनल लिटरेसी, इसको भारत की पहली फुल्ली लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित किया गया 20 मई को, 20 मई को। भारत की पहली फुल्ली लिटरेट स्टेट इज मिजोरम। याद रखना भूलना नहीं। तो लिटरेसी रेट यहाँ पर 95% से ज़्यादा चला गया, जिसको हम लोग फंक्शनल लिटरेसी मानते हैं। फंक्शनल लिटरेसी अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज, जहाँ पे लिटरेसी रेट 95% से ज़्यादा चला जाए, 95% से ज़्यादा पहुँच जाए, हम उसको फंक्शनल लिटरेसी मानते हैं। किसने अचीव करी? मिजोरम ने अचीव कर ली। क्लियर? कूल, बढ़िया, आ जाओ। और मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि ये कुछ तो वाली चीज़ थी बीच में, जो उस मंथ के सर्वे वगैरह थे, ठीक है, वहाँ से डायरेक्टली सवाल नहीं आता है, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप देखो इंडिया आयरन ओर के अंदर 4th प्रोड्यूसर है, एल्यूमिनियम में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब इस बार इतना ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है कि भाई एक ना एक सवाल तो इस वेव्स के ऊपर बन ही जाएगा, है ना, एक ना एक सवाल तो वेव्स 2025 के ऊपर बन ही जाएगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज वेव्स? वेव्स इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। एक समिट होती है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। क्यों हुई है? ये समिट का मेजर मकसद था कि देश के अंदर मीडिया, देश के अंदर एंटरटेनमेंट और हमारे देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ाना, जिसको ये लोग ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो वेव्स 2025 positioned as a catalyst for India's orange economy. It also reinforces India's goal to become global media and entertainment powerhouse. It also focuses on democratizing content creation and youth-led storytelling. क्लियर? यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग हुई, बट इसकी मदद से हमारा देश क्रिएटिव इकोनॉमी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। किसके अंदर? ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर। क्लियर एवरीवन? क्लियर? कूल। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, दैट इज द डार्क पैटर्न। बहुत जरूरी है ये टॉपिक, बहुत जरूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं डार्क पैटर्न, ठीक है। व्हाट इज अ डार्क पैटर्न? होता क्या है? देखो, आपने कोई वेबसाइट खोली, वेबसाइट के ऊपर पॉपअप आ जाए, और उस पॉपअप के ऊपर ये सबसे खतरनाक चीज क्या करते हैं, कभी क्रॉस यहाँ लगा देंगे, कभी यहाँ लगा देंगे, कभी यहाँ लगा देंगे, क्रॉस दिखता ही नहीं है, क्रॉस आपको दिखेगा ही नहीं। तो डार्क पैटर्न आर डिसेप्टिव यूजर इंटरफेस डिजाइन, जो आपको ट्रिक कर देते हैं कि आप जो चीज नहीं करना चाहते, आप उसे नहीं देखना चाहते, बट अनइंटेंडेड एक्शन आप कर देते हो। यू डू वट यू डू, अनइंटेंडेड एक्शन। तो अनइंटेंडेड परचेजेस हो जाती हैं, अनवांटेड साइनअप्स हो जाते हैं, या आप फोर्सफुली आपसे डेटा शेयर करा दिया जाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डार्क पैटर्न। दिस इज नोन एज डार्क पैटर्न। ये मैनिपुलेटिव होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोअर्सिव होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए
एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। मेन था कि भाई ये जो डिसेप्टिव डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं इनको ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया जाए, इनको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है? तो इसको फिर रिमूव कराने के लिए वी हैव न्यू गाइडलाइंस अगेंस्ट डार्क पैटर्न 2023 के अंदर आई थी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इन्हें एनफोर्स किया गया बाय दी सीसीपीए, ठीक है? सीसीपीए ने इनको मतलब इनको हटाने के लिए सारा काम किया। क्लियर? कूल? आजा। बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आपको देखने को मिलता है, known as the repairability index. This topic is known as repairability index. ठीक, अब repairability index is launched by Department of Commerce and डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये जो टॉपिक है ये हमारे प्रीलिम्स एनरिचमेंट कोर्स के अंदर भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर थोड़ा और डिटेल में करते हैं क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है, इसमें मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें दे रहा हूँ। हम लोग तो इसके अंदर ना मेन हमारा मैं कि आपको सब पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है। बेसिकली रिपेयर असेसिबिलिटी का जो इश्यू है वो बैलेंस यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले स्मार्टफ़ोन और टैबलेट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है? इसके अंदर ये है दैट इट इज़ सेल्फ डिक्लेयर्ड बाय दी कंपनीज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड स्कोरिंग क्राइटेरिया, ठीक? इसमें फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट पैकेजिंग, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है। किस पे? रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के अंदर, ठीक है? और माइंडफुल यूटिलाइजेशन, राइट टू रिपेयर प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक? इन सब को लिंक किया जा रहा है, ठीक है? देखो, सिंपली लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस रिपेरेबिलिटी इंडेक्सेस। रिपेरेबिलिटी इंडेक्स इज अ स्कोर या रेटिंग जो किसी भी प्रोडक्ट को दी जाएगी। वी विल रेट अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हाउ इजी इज टू रिपेयर देम। उनको रिपेयर करना कितना आसान है। मेजर पर्पस ये है कि कंज्यूमर के पास इन्फॉर्म चॉइस हो कोई भी सामान खरीदने से पहले कि भाई ये सामान मैं खरीद रहा हूँ, ये रिपेयर भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ई वेस्ट का रिडक्शन हो और सस्टेनेबल कंजम्पशन को हम लोग प्रमोट कर सकें। अब इसमें फैक्टर्स कैसे होंगे आप खुद सोचो। स्पेयर पार्ट्स है या नहीं है, ठीक है? उसमें डिसअसेंबली कितनी आसानी से हो जाती है, रिपेयर मैनुअल्स हैं या नहीं है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितनी है, ऐसी सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अब देखो ना स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे एप्पल, सैमसंग, गूगल, डेल, एचपी, वीवो, ये सब भी कवर्ड है, ठीक है? दे ऑल आर कवर्ड। क्लियर? हम लोगों ने फ्रांस के सिस्टम से इसको इंस्पायर होके किया है, ठीक है? फ्रांस से हम लोगों ने इंस्पायर होके इसको बनाया है, ठीक? इट बिल्ड्स ऑन राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया, ठीक? और 65 से ज़्यादा कंपनीज है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ऑन बोर्ड रह चुकी हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो फाइन।